सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित नया सीरीज लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए हम आए हैं और प्रयास मेरा रहेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सेलेक्ट हो जाए, यही हमारी शुभकामना है। अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी अपने मित्र हैं उनको हमारा जो ये वीडियो है उसको शेयर कर दें, ठीक है, जिससे उनको भी लाभ मिलता रहे। तो आज चर्चा हम कर रहे हैं संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। तो अध्याय 12। भारत में पृथक, देखो, भारत में राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के लक्षण जो है वो बताए गए हैं। सबसे पहले क्या होता है? लिखित संविधान, ठीक है। तो सबसे पहले लिखित संविधान होता है और लिखित संविधान के बाद में लिखित संविधान होता है, ठीक है। किसी भी देश की जो संघीय प्रणाली है उसके लक्षण जो है सबसे पहले लिखित संविधान होता है। दूसरा होता है केंद्रों के राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन, जैसे संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो राज्य शक्ति जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर क्या होता है बेटा? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, एकीकृत होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, एकीकृत होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। और इनके ऊपर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं, मतलब किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और उच्च सदन की, ठीक है, उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, प्रत्येक राज्य से उच्च सदन में जो होते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो विश्व में संघीय शासन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो बताया गया है। तो ये सब क्या नाम से, ये सब बेटा बताया गया है। जो संघीय शासन होता है उसके कुछ जो मतलब है, जो लक्षण है वो लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर चर्चा करें हम तो इनके कुछ प्रमुख रूप हैं, ठीक है। जैसे परंपरागत संघवाद, तो परंपरागत जो संघवाद होता है वो होता है अमेरिकी संघीय के अनुरूप होता है, ठीक है। और जो सहकारी संघवाद होता है वो भारत और कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। परिसंघात्मक संघवाद जो होता है वो यूएसएसआर में, ठीक है, पाया जाता है। और सहवर्ती जो संघवाद है इसमें शक्तियों का विभाजन नृजाति के आधार पे होता है और अल्पसंख्यकों के पास निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त होती है, विशेषाधिकार, ठीक है, निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त होती हैं। और उदाहरण के लिए जैसे बेल्जियम में पाए जाने वाला संघवाद सहवर्ती, जो बेल्जियम है, बेल्जियम में पाए जाने वाला जो संघवाद है वो एक सहवर्ती संघवाद है। अब आते हैं विधायी संबंध में। तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 में बताया गया है केंद्र और राज्य का क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है। राज्य और केंद्र का जो क्षेत्रीय विस्तार है, तो संसद व राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण क्षेत्राधिकार या उसके किसी भाग में कानून बना सकते हैं। मतलब राज्य विधानमंडल और जो संसद है इनके पास में, अपने पास में पूर्ण अधिकार है कि पूरे देश के लिए, क्षेत्र के लिए या किसी एक भाग के लिए
कानून बना सकती हैं। अतिरिक्त शक्तियां जो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान है, ठीक है, भारत के नागरिक और विश्व के किसी भी भाग में उनकी जो भाग में उनकी संपत्ति अगर है, जैसे विदेश में भी अगर हमारे मतलब संपत्ति है, धन है या जमीन है या वहाँ लोग रह रहे हैं, तब केवल संसद के क्षेत्राधिकार में कुछ संवैधानिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये तैयार रखना बेटा। 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव की बात करें, इनकी शांति के लिए, इनकी उन्नति के लिए, इनके सुशासन के लिए इनके संबंध में राष्ट्रपति नियम बना सकता है। ठीक है, इस प्रकार से बनाए गए नियम संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य माने जाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति नियम बनाता है, राष्ट्रपति के परामर्श से होता है, तो संसद के जैसा ही प्रभावी रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे नियमों के माध्यम से इन केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में संसद के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को संशोधित समाप्त भी कर सकता है। मतलब इतनी पावर होती है कि ऐसे नियमों के द्वारा राष्ट्रपति अगर चाहे तो संसद के द्वारा जो पारित किया गया किसी भी अधिनियम को संशोधित कर सकता है या पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। राज्यपाल की को शक्ति, तो राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह संसद के किसी भी अधिनियम को सूचीबद्ध क्षेत्रों में, मतलब किस सूची में क्षेत्र में लागू करना है या लागू नहीं करना है या इसमें कुछ संशोधन करना है। ठीक है, ऐसा मतलब विवेक के अनुरूप राज्यपाल यह क्षेत्र मतलब लागू कर सकता है। और ये किस क्षेत्र में, कोई अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जहाँ क्या नाम से संसद के द्वारा बनाए गए कानून से अगर वहाँ के संस्कृति के में वो होता है संस्कृति, ठीक है, वहाँ के कल्चर में प्रभाव पड़ता है, वहाँ के नियम में प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा मतलब राज्यपाल कर सकता है। और बताया गया है जो असम के राज्यपाल हैं उनको यह शक्ति है कि वह संसद के अधिनियमों को असम के जो जनजाति लोग हैं, स्वायत्त जिला है, ठीक है, स्वायत्त जिलों में जो मतलब लागू ना करें, ठीक है, या कुछ संशोधनों को अपवाद के साथ लागू करें। मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। ठीक है, विधायी विषयों का वितरण, विधायी तो केंद्र सूची में 100 विषय हैं, ठीक है, केंद्र सूची में 100 विषय थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 97 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय थे? 61 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 52 विषय थे। मूलताप कितना है? 47 विषय है, ठीक है। तो वर्तमान पूछ ले तब तो ये बताना, मूलता 97 केंद्र सूची में, 66 राज्य सूची में और समवर्ती में 47 है। लेकिन जब संविधान बना था तब कितने विषय थे? तो 100 विषय थे, ठीक है। केंद्र सूची में, राज्य सूची में जो था वो 61 विषय था और समवर्ती सूची में 52 विषय थे, ठीक है। तो ये तैयार रखना बेटा। अब आ जाए देश के अधिनियम और अवशिष्ट शक्तियां। तो 1935 का अधिनियम जो था वो गवर्नर जनरल जो पद है उनके पास में अवशिष्ट शक्तियां थी, ठीक है। जब 1935 भारत देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पहले जब जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1935, तो 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो संघ सूची केंद्र संसद को प्रदान कर दिया गया, राज्य सूची जो है वो राज्य के विधानसभाओं में, विधानमंडलों को दे दिया गया, और जो समवर्ती सूची है वो उसके पास में जो था उसमें दोनों केंद्र और राज्य जो है वो दोनों कानून बना सकते थे, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ठीक है। वर्तमान में संसद के पास में अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है। किसके पास में है?
संसद के पास में है। कनाडा में केंद्र के पास होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है राज्यों के पास में अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बना सकता है कि कनाडा में क्या नाम से अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती किसके पास होती है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, इसे तैयार रखना। अभी तक नहीं पूछा गया तो हो सकता है अब इस बार यहीं से प्रश्न पूछ लें, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है पीसीएस का। यूपीएससी और पीसीएस में कोई भरोसा नहीं होता है कहाँ से प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा? तीनों सूची, केंद्र सूची हो चाहे समवर्ती सूची हो या राज्य सूची के विषय, ठीक है, के विषय केंद्रीय एवं राज्य कानूनों पर प्रभावी होती है, ठीक है। तीनों सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय केंद्रीय और राज्य कानूनों में प्रभावी होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया है और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी है, तो राज्य का ऐसा कानून केंद्रीय कानून पर भी प्रभावी होगा। कहने का मतलब ये है, कोई राज्य विधानसभा ने कानून पारित कर दिया है, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया है, राष्ट्रपति ने उस पे सहमति दे दिया है, तो वह राज्य विधानमंडल का कानून जो है वो केंद्रीय कानून पर भी प्रभावी होगा, ठीक है। अब बेटा आ जाए, यहाँ तो हो गया है विधायी संबंध, ठीक है। हाँ, ये है विधायी संबंध की बात तो कर ही दिया है, ठीक है। अब आ जाए हम राज्य क्षेत्र में जो संसदीय विधान है उसकी चर्चा करें। जब राज्यसभा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर दे अनुच्छेद 249 के तहत, और वो कैसा हो, राष्ट्र के मामले पर हो, राष्ट्र के मामले पे कोई आवश्यक कानून बनाना पड़े, ठीक है, तो इस तरह के प्रस्ताव को सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले राज्यों के सदस्यों के 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी रहेगा, ठीक है। यह विधानमंडल को समान कानून पर समान विषय पर कानून बनाने से रोकने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। राष्ट्रपति के शासन के दौरान अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए, अनुच्छेद 356 की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति का शासन अगर उस राज्य में लग गया है तो उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। संसद चाहे किसी भी विषय पर कानून बना सकती है राज्य सूची में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी ऐसे कानून प्रभावी रहते हैं। हालांकि इन कानूनों को नए राज्य विधानमंडल के द्वारा निरसित, संशोधित या पुनः लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लग गया और राष्ट्रपति शासन के बाद में संसद ने जो भी कानून बनाया वो राज्य विधानमंडल में लागू होगा, लेकिन जब नई संसद सदन आ जाए, विधानसभा बन जाए और नई विधानसभा विधान परिषद मिल करके मतलब ऐसा कानून बना दे तो वो निरसित भी कर सकते हैं, पुनः लागू भी कर सकते हैं, संशोधित भी कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 1952 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 1952 अनुच्छेद 352 सॉरी बेटा। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया अनुच्छेद 352 के तहत, तो राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की संसद शक्ति द्वारा अधिगृहित कर ली जाती है। मतलब राज्य सूची के विषय में भी संसद कानून बना सकती है, ठीक है। राज्य मंडल को भी उसी विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन संसद का कानून प्रभावी होगा। आपातकाल 6 माह के समाप्त होने के बाद, आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा उसके 6 माह के तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, ठीक है, बनी रहती है, ये व्यवस्था बनी रहती है 6 माह तक। राज्यों के अनुरोध पे जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडलों
विधानमंडल इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दें। ठीक है, यह कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन राज्यों ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, ऐसा कानून पारित किया है। ऐसे कानून को संसद द्वारा ही संशोधित या निरसित किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल अधिनियम 1974। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। जल अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है, किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। जैसे जेनेवा समझौता 1960, ट्रिप्स आदि। ठीक है, राज्य विधानमंडल में केंद्र का नियंत्रण, राज्य विधानमंडल में केंद्र का नियंत्रण राज्यपाल, राज्य विधायक के द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों को पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, मतलब वीटो लगा सकता है। राज्य सूची के कुछ विधेयकों पर केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे व्यापार और वाणिज्य हो गया है, वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के संबंधित। ठीक है, वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 301 है। वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं बेटा, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका के द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक को राष्ट्रपति आरक्षित कर सकता है। प्रशासनिक संबंध बात करें बेटा, अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक, तो शक्तियों का वितरण विधायी शक्तियों के अनुरूप समवर्ती सूची में संसदीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। अपवाद आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। हालांकि समवर्ती सूची पर बने कानून राज्यों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, राज्यों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। राज्यों को केंद्र के निर्देश, अनुच्छेद 257, तो केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, राज्य की कार्यकारी शक्ति पर संवैधानिक प्रतिबंध, अनुच्छेद 256 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। राज्यों की कार्यकारी शक्तियों पर दो प्रतिबंध, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना, राज्य में केंद्र कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, तो ये राज्य की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की शक्ति देता है। अखिल भारतीय सेवा पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होता है, पर इन पर जो पूर्ण नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का, और तत्कालीन जो नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनमें पूर्ण नियंत्रण किसका होता है या तत्कालीन नियंत्रण कौन होता है? तो तत्कालीन नियंत्रण जो करता है वो राज्य सरकार करती है, और पूर्ण नियंत्रण जो करती है वो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था, दोहरी राजनीति
दोहरी राजनीति व्यवस्था जो केंद्र राज्य का है, तो न्यायिक प्रशासन में भी दोहरी व्यवस्था नहीं अपनाया गया। ठीक है, संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा के लिए अथवा पंजाब और हरियाणा के लिए। ठीक है, तो दो राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है कौन? संसद। आपातकाल की अवधि में बात करें बेटा, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत केंद्र किसी भी मामले में राज्यों को निर्देशित कर सकती है। इस प्रकार पूर्णतः केंद्र को नियंत्रणाधीन हो जाते हैं, केंद्र के नियंत्रण में हो जाते हैं। ठीक है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, परंतु केंद्र के अधीन रह करके कार्य करते रहते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्य सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल या किसी भी अन्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से उसका संचालन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल में क्या होता है बेटा, केंद्र के वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राज्य में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है। ठीक है, जैसे वित्तीय आपातकाल में की बात कर रहे हैं। अन्य प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, या आंतरिक अशांति हो से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और यह केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, संविधानेतर युक्तियां जैसे नीति आयोग हो गया। ठीक है, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, क्षेत्रीय एकता परिषद हो गया, पूर्व परिषद हो गया। ठीक है, वित्तीय संबंधी बात करें बेटा तो अनुच्छेद 268 और 293। ठीक है, 268 से 293 तक। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, कार्यकारी आदेश द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, समेकित निधि अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के लिए समेकित निधि की व्यवस्था करता है। राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजार के लिए लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त ब्याज समेकित निधि में जमा होते हैं। कुछ अपवादों के अतिरिक्त सरकार के सभी व्यय भी इसी निधि से किए जाते हैं। बिना संसद के अनुमति के इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। बिना संसद की अनुमति से इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 267 की बात करें तो आकस्मिक निधि की बात करते हैं। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसके लिए संसद ने भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 को अधिनियमित किया है। यह भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव आर्थिक मामलों के विभाग के नियंत्रण में होती है और इसे कार्यवाही के द्वारा संचालित किया जा सकता है। ठीक है, कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान में कराधान की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और केंद्र तथा राज्यों के बीच कराधान को लेकर के कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं। इस प्रावधान के तहत संसद ने उपहार कर, वृद्धि कर और व्यय कर लगाया है। ठीक है,
समवर्ती सूची में कोई कर प्रविष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में कर कानून के संबंध में समवर्ती सूची का क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 2016 में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी के संबंध में लाए गए विशेष प्रावधान इसके अपवाद हैं। इस संशोधन में ने जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून को बनाने के संदर्भ में संसद और विधान सभाओं को समवर्ती शक्तियां प्रदान की। ठीक है। विधिक अनुदान की बात करें तो राज्यों की सहायता के लिए अनुदान। ठीक है। अनुच्छेद 275 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों की आवश्यकता होने पर अनुदान उपलब्ध कराएं। हालांकि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। अनुदान की यह राशि भारत की समेकित निधि पर भारित होती है। संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति जो है वो संसद देता है। ठीक है। इसमें असम राज्य भी शामिल है। अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुरूप होगा। विवेकाधीन अनुदान की बात करें तो अनुच्छेद 282 है। केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान आवंटित करने का अधिकार है, भले ही यह उनके विधायी क्षमता के भीतर ना हो। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के लिए बाध्य नहीं या पूर्णतया उनके विवेक पर निर्भर करते हैं। ये अनुदान राज्यों के योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, ठीक है, और राज्यों में राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावी करने, राज्य की कार्यवाहियों को प्रभावित करने और समन्वय बनाए रखने में केंद्र की मदद करते हैं। अन्य अनुदान की बात करें बेटा तो संविधान ने एक तीसरे प्रकार की अनुदान की व्यवस्था भी की है, लेकिन यह अल्प अवधि के लिए है। असम में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान की व्यवस्था है, प्रावधान है। ठीक है। यह प्रावधान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। यह अनुदान भारत की समेकित निधि पर भारित होते थे और वित्त आयोग की अनुशंसा पर उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है। राज्यों के हितों का संरक्षण। निम्नलिखित विधेयकों को केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। कौन कौन से? वे विधेयक जो किसी भी कर या शुल्क को लागू करते हैं या बदलते हैं जिनमें राज्य के हित प्रभावित होते हैं। दूसरा, ऐसे विधेयक जो कृषि की अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तीसरा है ऐसे विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने राशियों को परिवर्तन करते हो। ठीक है। चौथा है ऐसे विधेयक जो केंद्र के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करते हैं। ठीक है। अब केंद्र और राज्यों द्वारा जो ऋण है उनकी चर्चा करें बेटा तो केंद्र संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर समेकित निधि की गारंटी पर ऋण जो है वो ले सकती है भारत के बाहर से। ठीक है। संसद राज्य सरकार को ऋण दे सकती है, राज्य द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी दे सकती है। राज्य की बात करें बेटा तो राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया है।
राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर राज्य की संचित निधि की गारंटी पर ऋण लिया जा सकता है भारत में, और भारत में लिया जा सकता है, भारत के बाहर से नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। संघ की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट, अनुच्छेद 285। केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकायों जैसे नगरपालिका हो गया, जिला बोर्ड हो गया, पंचायत हो गए, ठीक है, पंचायत आदि को राज्य या राज्य के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है, लेकिन संसद यह प्रतिबंध हटा भी सकती है। संपत्तियों का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र सेनाएं हो गए, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया गया कोई भवन हो गया, ठीक है, कोई भी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, इसका पृथक विधिक अस्तित्व होता है। ठीक है। राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्रीय कर से छूट, ठीक है, अनुच्छेद 289। राज्यों की परिसंपत्तियों एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। ठीक है। किंतु संसद की अनुमति से राज्य आय पर, वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाओं की परिसंपत्तियों और आय केंद्रीय कर से उन्मुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार राज्य की स्वामित्व वाले निगमों, कंपनियों की परिसंपत्ति एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सलाहकारी अधिकारिता के तहत सलाह दी थी कि केंद्र राज्य द्वारा आयातित है निर्यातित जो आयातित होता है या निर्यातित होता है वस्तुओं पर कर लगा सकता है, या वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामानों पर उत्पाद शुल्क लगा सकता है। ठीक है। आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व का वितरण को परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को होने वाले वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है, जिससे कर वितरण अनुदान दोनों को। ठीक है। ऐसे परिवर्तन आपातकाल की समाप्ति वाले वित्तीय 1 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। आ जाइए वित्तीय आपातकाल की बात करें बेटा, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है और इसमें बताया गया है कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करना, राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के कार्मिकों के वेतन और भत्तों में कटौती करना, सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर देना। ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित कुछ समितियां हैं, जैसे सरकारिया आयोग 1983, राजमन्नार समिति तमिलनाडु 1969, पुंछी आयोग 2007, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल पंजाब 1973 और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात, मतलब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अब अनुच्छेद की बात करें बेटा, तो अनुच्छेद तो कर राजस्व वितरण, विभिन्न प्रकार के जो क्या नाम से अनुच्छेद है उनकी चर्चा कर लें। ठीक है। अनुच्छेद 268 कर का अधिरोपण केंद्र के द्वारा होता है, संग्रहण करता है राज्य के द्वारा और विनियोज होता है राज्य द्वारा। ठीक है। शेयरों में, चेक में, प्रामिसरी नोट्स में, बीमा आदि के अंतरण पर जो होता है और स्टाम्प पर जो के अंतरण पर लगने वाला जो स्टाम्प शुल्क होता है, इनकी सबकी चर्चा की गई है। ठीक है।
अनुच्छेद 269 में केंद्र सरकार द्वारा लगता है कर का अधिरोपण, और संग्रहण केंद्र ही करती है, और विनियोग जो होता है वो राज्य के द्वारा होता है। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य और से संबंधित अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर, ठीक है। अनुच्छेद 270 के तहत 370 मत समझ लेना बेटा, 270 के तहत केंद्र के द्वारा, ठीक है, कर का अधिरोपण होता है। संग्रहण कौन करता है? केंद्र करता है। और विनियोग कौन करते हैं? केंद्र भी करता है, राज्य करता है। विनियोग का मतलब होता है वितरण करना, उपयोग करना, ठीक है। केंद्रीय सूची के विषयों पर लगाए गए कर आयकर, कृषि आय के अतिरिक्त निगम कर, वितरित कर इत्यादि, ठीक है। और अनुच्छेद 271 के तहत केंद्र द्वारा कर का अधिरोपण होता है, संग्रहण केंद्र के द्वारा होता है, और विनियोग भी केंद्र के द्वारा ही होता है। अनुच्छेद 268, 269, 270 के तहत करों पर अधिभार होता है। और अनुच्छेद इसी मतलब अनुच्छेद में और नील है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद लिखा नहीं है। राज्य के द्वारा, राज्य और राज्य के द्वारा, ठीक है। तो कर का अधिरोपण कौन करता है? राज्य ही करता है। संग्रहण कौन करता है? राज्य ही करता है। विनियोग कौन करता है? राज्य करता है, ठीक है। तो राज्य के द्वारा जो कार्य होता है उसमें बिक्री कर हो गया, एल्कोहल कर हो गया, स्वापक पदार्थों का उत्पाद पर शुल्क हो गया, चुंगी कर हो गया। प्रतिवर्ष अधिकतम 250 रुपये संविधान द्वारा लगाई गई सीमा, ठीक है। तो ये कुछ संविधान से संबंधित अनुच्छेद थे जिनकी हमने चर्चा किया है। अब जो कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण, इसकी आप तैयारी कर लेना बेटा, यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं कुछ आ जाएं, ठीक है। तो लोकसभा के लिए चुनाव को निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी है? तो इसमें दिया गया 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की बात किया जाए, राज्यसभा की बात नहीं करें, लोकसभा की बात किया जाए तो 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है, ठीक है। भारत जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित होना, वहां के किसी निवासी द्वारा भरा जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में भरा जा सकता है, और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा भरा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, भरा जा सकता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसने वैध मतों का 1/3%, वैध मतों का 1/4%, वैध मतों का 1/6% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वैध मतों का 1/6%, कम से कम 6% अगर नहीं पाया है वोट तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यथावत रहेगा 1931 तक, 1926 तक, 1921 तक, 1911 तक। तो इसका सही जवाब है 1926 तक ये प्रभावी रहेगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अनुच्छेद कितनी संख्या की बात हो रही, कितनी संख्या हो सकती है? तो 547 हो गई, 545 हो गया, 552 हो गया, 550 हो गया। तो इसका सही जवाब कितना है? 550, ठीक है। संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा की संख्या 225 से बढ़ाकर 545 कर दी। किस संविधान संशोधन में कर दिया था? 31वें संविधान संशोधन में। लोकसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या कितना है? 543 है, ठीक है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? 1955 में, ठीक है। वर्तमान
लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित कितना है? 1971 की जनगणना पर, ठीक है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आरक्षित होती है? उनकी जनसंख्या के आधार पर। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, और क्या नाम से अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो उपयुक्त में सभी में नहीं है, क्योंकि ये सब जो क्षेत्र है वो जनजाति और क्षेत्र बहुल ही क्षेत्र है, ठीक है। तो जनजाति क्षेत्र बहुल है, तो यहाँ पे लागू नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ आज के हमारे प्रश्न थे, और जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है बेटा। हमारा अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप मतलब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और या अपने भी यार मित्रों को जरूर सूचित करें। अब कल का जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा अंतर्राज्यीय संबंध, ठीक है। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।